जीवन का पहला अधिकार सांस लेने का अधिकार है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये उस गहरी पीड़ा और चिंता का सार है जो आज दिल्ली की हवा में घुली है और दिल्ली वालों के दिलों में भी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बेहद बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दिल्ली का हालिया वायु प्रदूषण संकट। और इंडिया गेट पर जो लोग जमा हुए थे, अपने आप। हाँ, वो स्वतःस्फूर्त जमा पड़ा। हाँ, वो किसी संगठन ने नहीं बुलाया था, वो तो बस आम लोगों की सहनशीलता शायद टूट गई थी, उसका प्रतीक था। बिल्कुल। और हमारी आज की जो बातचीत है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख पर आधारित है। अच्छा। हाँ, ये लेख उन आवाजों को सामने लाता है, मतलब उन माता पिता, युवाओं, आम नागरिकों की आवाज जो उस दमघोटू धुंध के बीच खड़े थे और बस एक बुनियादी चीज मांग रहे थे, साफ हवा। देखिए, ये घटना जो है ना, ये आज के शहरी भारत की चुनौतियां, नागरिक समाज कैसे रिएक्ट करता है और हमारी शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस सिस्टम, उसकी जटिलताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उनके लिए जो लोक प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी या करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की परतें खोलें, समझें कि लोगों की वो तकलीफ क्या थी, सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही और इससे पब्लिक हेल्थ, गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही, इन सब पर क्या गहरे सवाल उठते हैं। सही कहा। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया गेट पर उस दिन के मंजर से। वो अपने आप में काफी असाधारण था, है ना? निश्चित रूप से बहुत अलग था। इंडिया गेट पर जो तस्वीर थी वो आम विरोध प्रदर्शनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। लेख यही बताता है कि वहां जो लोग जमा थे, बड़ी संख्या में माता पिता थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित, और दूसरे नागरिक युवा भी थे। वो किसी के बुलाने पर नहीं आए थे। न उनके हाथ में कोई बैनर थे, न किसी पार्टी के झंडे थे, न ही किसी एनजीओ का लोगो था, कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही आ गए थे? हाँ, वो बस वहां थे, उस घनी भूरी धुंध के बीच, एक मूक उपस्थिति, अपनी बात रखने के लिए। ये जो स्पॉन्टेनियस होना है, मतलब बिना किसी संगठन के लोगों का यूं ही जमा हो जाना, ये क्या दिखाता है? ये बहुत कुछ कहता है। ये किसी एक विचारधारा का प्रदर्शन नहीं था, नहीं कोई राजनीतिक एजेंडा। ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी था, मानवीय था। ये उस सामूहिक थकावट का इजहार था जो हर साल जहरीली हवा में सांस लेने से होती है। ये उन लाखों माँ बाप की चिंता थी जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर डरे हुए हैं। हाँ। और सबसे बढ़कर ये शायद राज्य की जो कथित चुप्पी थी, जो निष्क्रियता थी, उससे उपजी एक गहरी असहनीय पीड़ा का एक तरह से स्वतःस्फूर्त विस्फोट था। मतलब जब लोगों को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। बिल्कुल। जब उनकी सबसे बुनियादी जरूरतें अनसुनी की जा रही हैं, तो फिर वो खुद आवाज उठाने को मजबूर हो जाते हैं। सही कहा आपने। लेख भी इसी साझा अनुभव की बात करता है। एक ऐसे शहर में रहने का अनुभव जहां हर सांस एक जुआ लगती है। हाँ। जहां हवा में घुला जहर सिर्फ बीमारों या बुजुर्गों को नहीं, बल्कि स्वस्थ युवाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी धीरे धीरे एक अनचाही लड़ाई में धकेल रहा है। ये जो लाचारी की भावना है ना, कि आप अपने बच्चों के लिए साफ हवा भी नहीं दे पा रहे, ये बहुत तकलीफदेह है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये कोई आज की बात तो है नहीं। ये इंडिया गेट की घटना दिल्ली के उस दुखद एनुअल साइकिल का ही हिस्सा है। हर साल सर्दियां आती हैं और हवा खराब हो जाती है। हाँ, खतरनाक स्तर तक। इसके कारण कई हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है, मौसम ऐसा हो जाता है कि प्रदूषक फैल नहीं पाते। फिर लोकल कारण भी हैं, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन की धूल। ये एक जटिल समस्या है जो हर साल और बढ़ जाती है। और सरकारी भाषा में इसे बहुत खराब या गंभीर कह देते हैं, पर लोगों का जो असल अनुभव है ना, वो शायद इन शब्दों से कहीं ज्यादा भयानक है। निश्चित तौर पर वो जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें एक बड़ा फासला है। जैसा लेख इशारा करता है, लोग इसे सिर्फ खराब हवा नहीं बल्कि जहरीली हवा महसूस कर रहे हैं। जहरीली हवा? हाँ, ऐसी हवा जिसमें सांस लेना मुश्किल है, आंखें जलती हैं, गला खराब होता है और फेफड़ों पर जो लंबे समय में असर होगा उसका डर अलग। और यहीं पर वो आंकड़ों वाला मुद्दा भी आता है जिस पर लेख सवाल उठाता है। हाँ, वो आंकड़ों में हेर-फेर का शक। जरा इस बारे में और बताइए। हाँ, और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। लेख में ये चिंता जताई गई है कि कई बार क्या होता है कि जो जरूरी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उनसे डेटा अचानक गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? हाँ,
या फिर जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की रीडिंग है उसे बड़ी चालाकी से ठीक उस लेवल से नीचे रखा जाता है जहां ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के सख्त नियम लागू होते हों। अच्छा, GRAP मतलब वो सिस्टम जो प्रदूषण के लेवल के हिसाब से पाबंदियां लगाता है, जैसे स्कूल बंद करना या कंस्ट्रक्शन रोकना। हाँ वही, तो रीडिंग को ठीक उससे नीचे रखा जाता है, ऐसा शक है। यानी एक तरह से समस्या की गंभीरता को कागजों पर कम दिखाने की कोशिश। ऐसा संदेह लेख में जताया गया है, जैसे आंकड़ों को कंट्रोल करके लोगों के गुस्से और चिंता को भी कंट्रोल करने की कोशिश हो। लेकिन लेख में एक बहुत दमदार लाइन है, आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत आंकड़ों के खेल से नहीं बदलती। ये पारदर्शिता का, डेटा इंटीग्रिटी का एक गंभीर मुद्दा है और अच्छी गवर्नेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। और वो जो आपातकालीन उपाय दिखते हैं अक्सर, सड़कों पर पानी छिड़कना, एंटी स्मॉग गन चलाना, वो कृत्रिम बारिश के प्रयोग, उनकी असरदारिता पर भी सवाल है। बिल्कुल, लेख उन्हें बस रिवाज या कर्मकांड जैसा मानता है, मतलब जो सुधार का भ्रम पैदा करते हैं। सुधार का भ्रम। हाँ, ऐसा लगता है कि ये जो फौरी दिखावटी कार्रवाइयां हैं, ये उन लंबे समय के साहसिक और शायद राजनीतिक रूप से मुश्किल फैसलों का विकल्प बन गई हैं, जो समस्या की जड़ कर चोट करें। सवाल यही है कि हम लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या बीमारी का। ये गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस और पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर भी एक अहम टिप्पणी है। और इस पूरी तस्वीर में एक पहलू है जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता, वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का, पब्लिक हेल्थ। इंडिया गेट पर जमा हुए लोगों की ये एक बहुत बड़ी चिंता थी, जैसा लेख बताता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। वायु प्रदूषण को सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह देखना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चूक है। ये तो सीधे सीधे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। बिल्कुल। पूछा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह कहाँ है? अगर हवा किसी वायरस के प्रकोप जितनी हानिकारक है, तो इसके साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारा हेल्थ सिस्टम इस खतरे को उतनी गंभीरता से ले रहा है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। जब हवा की क्वालिटी इतनी गिर जाती है, तो ये किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलने से कम खतरनाक नहीं है। इसके जो लॉन्ग टर्म हेल्थ असर हैं, वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी। और लेख में बाल रोग विशेषज्ञों मतलब पीडियाट्रिशियंस, उनकी चेतावनियों का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में सांस की बीमारियां अब स्थानिक हो चुकी हैं, एंडेमिक। इसका क्या मतलब है यहाँ? स्थानिक या एंडेमिक होने का मतलब है कि ये समस्या अब सिर्फ मौसमी नहीं रही या कोई बाहरी दिक्कत नहीं, ये उस इलाके की आबादी के स्वास्थ्य का एक स्थायी अंदरूनी हिस्सा बन गई। स्थायी हिस्सा? हाँ, एक ऐसी बीमारी की तरह जो उस खास इलाके में लगातार बनी रहती है। ये आंकड़ा अपने आप में डराने वाला है। दिखाता है कि संकट कितना गहरा और परमानेंट हो चुका है। और देखिए, ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार, उसके उल्लंघन का मामला बनता है। ये यूपीएससी के नजरिए से भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और मानवाधिकार मुद्दा है। और इसी गंभीर स्वास्थ्य इमरजेंसी के बैकग्राउंड में इंडिया गेट पर जमा हुए नागरिकों ने सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं बताई, उन्होंने कुछ बहुत ही ठोस, तर्कसंगत और प्रैक्टिकल मांगे भी रखी। अच्छा। हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए सोचे समझे सुझाव थे। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्या थी वो मुख्य मांगे? जरा विस्तार से बताइए। सबसे पहली और शायद सबसे प्रमुख मांग थी एक स्वतंत्र वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आयोग बनाने की। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट? हाँ, जोर स्वतंत्र पर था। यानी एक ऐसी बॉडी जो ऑटोनोमस हो, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिकों, हेल्थ एक्सपर्ट्स और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स के हाथ में हो, और जो राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त हो, सीधे संसद के प्रति जवाबदेह हो। इसका काम सिर्फ मॉनिटरिंग ना हो, बल्कि साफ हवा के मानक तय करना, उन्हें सख्ती से लागू करवाना, पारदर्शिता से निगरानी करना और जनता से ईमानदारी से कम्युनिकेट करना हो। ये मांग कहीं ना कहीं मौजूदा संस्थाओं पर भरोसे की कमी को भी दिखाती है। पारदर्शिता पर उनका खास जोर था, जैसा आपने आंकड़ों के बारे में भी बताया। बिल्कुल। दूसरी अहम मांग थी पारदर्शी निगरानी प्रणाली की, मतलब रियल टाइम का, भरोसेमंद और ऑडिटेड एयर क्वालिटी डेटा, जो बिना किसी रोकटोक के आम नागरिकों, रिसर्चर्स और मीडिया को मिले। हाँ। क्योंकि जैसा लेख में कहा गया है, जब डेटा गायब होता है तो जवाबदेही भी गायब हो जाती है। सूचना तक पहुंच नागरिकों का अधिकार है और अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए भी जरूरी है।
ये डेटा गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये तो बिल्कुल बुनियादी जरूरत लगती है एक लोकतंत्र में। और स्वास्थ्य सलाह के बारे में क्या मांग थी? तीसरी मांग थी एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाह प्रणाली बनाने की, जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी, जो देश में प्रदूषण कंट्रोल की टॉप बॉडी है, मिलकर चलाएं। अच्छा। ये सिस्टम क्या करे? जब हवा बहुत खराब हो तो नागरिकों को साफ, समय पर और एक्शन लेने लायक हेल्थ एडवाइजरी दे। एक्शन लेने लायक मतलब क्या करना है? ये सलाह एसएमएस, टीवी, रेडियो, पब्लिक जगहों पर लगे डिजिटल बोर्ड, स्कूलों, अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर जगह पहुंचाई जाए ताकि कोई भी जानकारी से चूके नहीं। यानी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता हो। हाँ, और इसी से जुड़ी चौथी मांग थी एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप की, एक पब्लिक वार्निंग प्लेटफॉर्म, जिसे लेख ने सिंबॉलिकली हवा के लिए आरोग्य सेतु कहा है। अच्छा नाम है। हाँ, ये ऐप लोगों को रियल टाइम में बताए कि उनके इलाके में हवा कितनी खराब है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, कब मास्क पहनना जरूरी है, कब बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखना है, खिड़कियां कब बंद रखनी है, वगैरह। ये नागरिकों को नॉलेज से सशक्त बनाने का तरीका है। और अंतिम मांग जो शायद सबसे चुभने वाली है, वो पैसे से जुड़ी थी। हाँ, पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण मांग थी सार्वजनिक धन की जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी। मांग ये थी कि साफ हवा के नाम पर सरकार जो अरबों रुपए खर्च कर रही है, उसके हर पैसे का हिसाब रखा जाए। हाँ, उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और खर्च को जमीन पर दिख रहे असली नतीजों से जोड़ा जाए, न कि सिर्फ सरकारी विज्ञापनों, खुद की तारीफ वाली रिपोर्टों या फोटो खिंचवाने के मौकों से। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सारी मांगें स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक केंद्रित अप्रोच, एक्सपर्टीज का सम्मान, ये सब गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के मूल सिद्धांत हैं, जो यूपीएससी सिलेबस का भी एक अहम हिस्सा है। ये सभी मांगे तो बेहद तर्कसंगत लगती हैं और सिस्टम में सुधार लाने वाली। लेकिन विडंबना ये है कि जो नागरिक इतनी शांति से, इतने रचनात्मक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, उनके साथ दिन ढलते ढलते जो हुआ वो काफी निराशाजनक था। हाँ, लेख उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का भी विस्तार से जिक्र करता है। बताया गया है कि जो लोग शांति से अपनी चिंता बताने जमा हुए थे, जिनमें कई माता पिता भी थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की और आक्रामकता भी हुई। लेकिन इस कार्रवाई को न सिर्फ प्रतिकूल कहता है, मतलब जिसका असर उल्टा हो, बल्कि संक्षारक भी कहता है, करोसिव, यानी जो धीरे धीरे सिस्टम को खोखला कर दे। इसका असर बहुत गहरा होता है, दूर तक जाता है। इस तरह की कार्रवाइयां सिर्फ पुलिस या एजेंसियों की इमेज को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि नागरिकों के मन में खुद राज्य और उसकी संस्थाओं के प्रति भरोसे को कमजोर करती हैं। हाँ। जब लोग अपनी सबसे बुनियादी जरूरत, सांस लेने लायक हवा के लिए आवाज उठाते हैं और उन्हें बातचीत या समाधान के बजाय बल प्रयोग झेलना पड़ता है, तो ये नागरिक और राज्य के बीच जो भरोसे का रिश्ता है, उस पर गंभीर चोट है। ये शासन प्रणाली की लेजिटिमेसी पर भी सवाल खड़े करता है। और यही स्थिति हमें वापस लेख के मूल तर्क पर ले आती है कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है और जिम्मेदारी किसकी है। बिल्कुल, लेख का सेंट्रल आर्गुमेंट यही है कि दिल्ली या किसी भी शहर के नागरिकों के लिए साफ हवा सिर्फ अच्छी किस्मत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, या हवा किस दिशा में बह रही है या आंकड़ों का खेल क्या है, इस पर नहीं। तो फिर ये एक ऐसी शासन प्रणाली द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए जो पारदर्शी हो, स्वास्थ्य केंद्रित हो, वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हो और सबसे जरूरी, लगातार काम करे, सिर्फ संकट के समय नहीं। यानी ये कोई दया या एहसान का मामला नहीं है, ये एक अधिकार है। कतई नहीं। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि माँ बाप को इस मुश्किल में नहीं डाला जाना चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या जहरीली हवा से बचाने के लिए घर पर रखें। साफ हवा कोई लग्जरी नहीं है या ऐसी चीज नहीं जिसके लिए गिड़गिड़ाना पड़े। लेख इसे बहुत ही मार्मिक ढंग से कहता है, ये हर बच्चे को मिलने वाला पहला टीका है, उसकी पहली सुरक्षा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का मौलिक अधिकार है, उसका एक अटूट हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने का अधिकार और एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इसे सुनिश्चित करना राज्य का पहला कर्तव्य है। तो जो इंडिया गेट पर शुरू हुआ था बिना किसी नेता या संगठन के, क्या वो एक बड़े बदलाव की आहट हो सकता है? लेख इसी उम्मीद और संभावना के साथ खत्म होता है। ये एक ऐसे नागरिक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है जो किसी नफरत या एजेंडे पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए प्यार पर आधारित हो। प्यार पर आधारित। हाँ,
जो भावनाओं पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक सबूतों और तर्कसंगत मांगों से चलें, और जिसे चलाने वाली ताकत डर नहीं बल्कि हिम्मत हो। जब नागरिक, खासकर माता-पिता, अपने बच्चों की हवा के लिए खड़े होते हैं तो वो शांति भंग नहीं कर रहे होते, वो असल में भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। और अंत में वही पंक्ति जिससे हमने शुरुआत की थी और जो इस पूरी लड़ाई का सार है, जीवन का अधिकार सांस लेने के अधिकार से शुरू होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें साफ तौर पर उभरती हैं। पहली, दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो जमीनी हकीकत है, मतलब लोगों का जो अनुभव है और जो सरकारी बयान है या कई बार जो अपारदर्शी आंकड़े हैं, उनके बीच एक बड़ी और चिंताजनक खाई है। बिल्कुल। दूसरा, वायु प्रदूषण से निपटने की किसी भी रणनीति के सेंटर में पब्लिक हेल्थ को रखना होगा, जो अब तक अक्सर नजरअंदाज किया गया है। और तीसरा, इस जटिल संकट का स्थायी समाधान सिर्फ पारदर्शी, जवाबदेह, विज्ञान पर आधारित शासन और नागरिकों की सक्रिय सूचित भागीदारी से ही मुमकिन है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि देश भर में शहरी शासन, पर्यावरण नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से लोक प्रशासन या संबंधित विषयों का अध्ययन करने वालों के लिए भी सोचने लायक है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी घटना हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हम अपने विकास की महत्वाकांक्षाएं, जिसमें शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अपने नागरिकों के सबसे मौलिक स्वास्थ्य अधिकार जैसे साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, इनके बीच संतुलन कैसे साधेंगे? हाँ, ये संतुलन कैसे बनेगा? खासकर तब जब सिस्टम की प्राथमिकताएं या राजनीतिक मजबूरियां या आर्थिक हित जमीनी हकीकत और नागरिकों की आवाज से मेल ना खाते हों। साफ हवा का ये संघर्ष सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहेगा। ये भारत के उभरते शहरी परिदृश्य की एक सेंट्रल चुनौती बनने जा रहा है, जो पॉलिसी बनाने में वैज्ञानिक सख्ती, नैतिक जिम्मेदारी और नागरिक केंद्रता की तत्काल जरूरत को दिखाता है। ये वाकई एक गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर लगातार बातचीत, सोच विचार और सबसे जरूरी ठोस एक्शन की जरूरत है। आज की इस गंभीर और जरूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगर इस विषय पर आपकी कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ।